नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हमने 29 मार्च के लिए एक वीडियो पहले बनाया था कि बहुत सारे ज्योतिष लोग और YouTube के अंदर ये चर्चा काफ़ी छाई हुई है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब योग बन रहा है 29 मार्च को और काफ़ी कुछ नुकसान होने वाला है, काफ़ी कुछ राशियों को असर होने वाला है। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ 29 मार्च से लेके 15 और 18 मई तक क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन सी राशि को फ़ायदा होगा और नुकसान होगा भी तो किन राशियों को होगा और कितना हो सकता है। तो पहले एक बार ये 29 मार्च की कुंडली है, रात के 10:30 बजे के बाद की 2025। ग्रहों की पोजीशन राहु, शनि, चंद्र, शुक्र, सूर्य, बुध, सभी ग्रह मीन राशि में है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है। मंगल मिथुन राशि में है। केतु कन्या राशि में है। तो यहाँ पे एक बात तो निश्चित है कि मीन राशि और कन्या राशि में ही सारे ग्रह का ज़्यादातर असर हो रहा है, 7 ग्रहों का, और सब लोग फोकस भी मीन राशि पे कर रहे हैं। पर एक पॉइंट जो सबसे मिसिंग है, कन्या राशि पे ये 6 ग्रह की दृष्टि भी है। केतु भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, मंगल की भी दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो 9 के 9 ग्रह कन्या राशि पे कुछ न कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं मीन राशि की। ऑफ कोर्स मीन राशि के अंदर 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं 29 मार्च 30 मार्च को, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव राशि बन रही है वो कन्या राशि बन रही है दृष्टि के हिसाब से, क्योंकि 9 के 9 ग्रह कन्या राशि पे दृष्टि कर रहे हैं, विजन है। अब जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कन्या राशि पे जब भी होती है तो चाहे कितना भी प्रभाव दूसरे ग्रह डाल रहे हो उस पर अच्छा असर ही होता है। अब आप सोचेंगे कि सर ये शनि राहु यहाँ पे है, फिर सूर्य शनि है, चंद्र राहु है, तो भी बृहस्पति अगर यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कन्या राशि में जो भी दृष्टि सब लोगों की मिल रही है उसमें अच्छा ही असर होगा। वो असर इसलिए अच्छा होगा क्योंकि गुरु की एक तो दृष्टि अमृत के समान है और बृहस्पति की डिग्री 21 डिग्री है और मई 15 तक 21 से डिग्री बढ़ने वाली ही है। तो ज़्यादातर इफेक्ट कन्या राशि पे अच्छा होने वाला है। अब काल पुरुष की कुंडली मैंने यहाँ पे बनाई है। काल पुरुष की कुंडली में ये 6th हाउस है और ये 12th हाउस है। तो पहले तो मैं बात कर चुका हूँ, 12th हाउस मतलब व्यय का है, मोक्ष का है, विदेश का है, फिर जो प्रत्यक्ष नहीं है अप्रत्यक्ष चीज़ें हैं उनके बारे में है। तो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें होगी, अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में जो दिखाई नहीं देती, ऐसी चीज़ों के बारे में भी शायद ऐसी फिल्में बने, कोई स्पिरिचुअल फिल्में बने, भूत प्रेत की फिल्में बने, उसके बारे में बात हो, या कोई विदेश नीति के बारे में कुछ होने वाला है बहुत बड़ा, समुद्र तट के आसपास के इलाकों में कुछ न कुछ घटेगा और उसके आसपास कुछ वायरस होंगे तो वायरस भी घट सकते हैं। ये नेगेटिव बातें हो सकती है, पॉजिटिव बातें बहुत कुछ है। अब पॉजिटिव बातों में विदेश नीति से बहुत लोगों को फ़ायदा भी होगा क्योंकि यहाँ पे बुध शुक्र है तो लक्ष्मी नारायण योग है और शुक्र सूर्य है ऐश्वर्य योग है, तो काफ़ी कुछ लोगों को वो भी फ़ायदा होगा। अभी मेन फोकस अपना है कन्या राशि पे। कन्या राशि पे सारे ग्रहों की दृष्टि आ रही है। अब कन्या राशि काल पुरुष के 6th हाउस में है। तो 6th हाउस होता है ऋण, रोग और शत्रु। तो ऋण, रोग और शत्रु के बारे में कुछ न कुछ बड़ा आविष्कार होगा, चाहे वो शत्रु के बारे में हो, रोग के बारे में, कोई ऐसा डिसीज़ हो जो डिसीज़ के बारे में कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है बहुत साइंटिस्टों को, तो ये यहाँ पे रिसर्च होगा। ये इतना बड़ा रिसर्च होगा कि वो सालों तक याद रहेगा कि भाई ये रिसर्च काम आ रहा है। और चाहे वो डिसीज़ के बारे में हो या कोई ऐसा
कोई विदेश की चीज़ें हो जो काफ़ी लाभ देगी दूसरे मुल्क को, तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ यहाँ पे ये दृष्टि की वजह से हो रहा है। दृष्टि किसकी हो रही है? बृहस्पति और मंगल की भी दृष्टि यहाँ पे एक साथ यहाँ पे 6th हाउस में हो रही है। और रोग शत्रु में रोग के बारे में बात कर चुके हैं। और शत्रु मतलब काफ़ी टाइम से अगर कोई वॉर चल रहा है या वॉर करने की कोशिश कर रहा है तो उसके बारे में 15 मई 18 मई तक उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये 6th हाउस में आ रहा है। 6th हाउस काम, क्रोध, मोह, लोभ उसका भी है। और एक बहुत अहम चीज़, जॉब। तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ युवा वर्ग के लिए काफ़ी बढ़ने वाली है। नहीं भी इंडिया में नहीं पर सारे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो हो गई, काफ़ी मुल्कों में ये होगा कि उसमें कुछ बदलाव आने वाला है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब के रूल्स हैं और जॉब की जो मतलब संख्या है उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी आपको खबरें मिलेंगी, या तो ऐसी कोई खबरें मिलेगी जिससे काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है कि उसके रूल्स चेंज हुए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हैं, इस तरह की खबरें आने वाली है ये 1.5-2 महीने में। तो 6th हाउस का पूरा ये फल होने वाला है ये 2-2.5 महीने तक। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि कौन सी राशि को इसमें नुकसान होगा, कि कौन सी राशि को फ़ायदा होगा। तो कौन सी राशि को यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है? ये जो भी योग बन रहा है, षष्ठग्रही योग बन रहा है, और कन्या राशि में तो सारे के सारे 9 के 9 ग्रह का इफेक्ट आ रहा है, तो एक्चुअल में फ़ायदा किसको होगा? तो सबसे पहली राशि आएगी वृषभ। वृषभ राशि को ये लाभ स्थान में आने वाले हैं, सारे के सारे ग्रह लाभ स्थान में आने वाले हैं। लाभ स्थान होता है इच्छा पूर्ति का, फ्रेंड सर्कल का, इनकम का, और उसका जो सर्कल है, जो भी वृषभ राशि है उनका जो सर्कल का दायरा है, डायमीटर है, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इतने सारे ग्रह एक साथ लाभ स्थान में 11वें घर में इकट्ठा हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वृषभ राशि के लिए ये 2 महीने बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं और पॉजिटिव ही होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके 10th हाउस में आ रहा है। जितने भी ग्रह है वो 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस होता है पावर का, सत्ता का, बिजनेस का, जॉब का भी गिन सकते हो, पर जॉब में जितनी पावर है, जितना सत्ता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे मिथुन राशि वालों को काफ़ी कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं अगर उसके जन्म के ग्रह 10th हाउस में। तो मिथुन राशि वालों को 10th हाउस में अगर अच्छे ग्रह हैं, उसके जो भी उसका स्वामी है, लॉर्ड है, वो पावरफुल है और उसमें दृष्टि अच्छे ग्रहों की हो रही है, तो ये 2 महीने में मिथुन राशि वालों को काफ़ी कुछ ऐसी सत्ता मिलेगी जो काफ़ी सालों तक याद रहेगा। और जिसके 10th हाउस में इतने ग्रह नहीं है मिथुन राशि वालों को, उसको भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव होने की संभावना है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को 9th हाउस में सारे के सारे ग्रह 9th हाउस और 3rd हाउस में आने वाले हैं। और 3rd हाउस होता है पराक्रम, साहस और यश सम्मान का भी होता है। और भाग्य स्थान होता है छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, और जिसको वो गुरु मानते हैं वो उसके बारे में भी है, गुरु स्थान जिसको बोल सकते हैं। तो उसमें काफ़ी बदलाव आने वाले हैं और पॉजिटिव आ सकते हैं अगर आपके भाग्य स्थान और 3rd हाउस में जन्म कुंडली के अंदर पॉजिटिव ग्रह हो, उसके स्वामी आपके बहुत ही बलवान हो, तो डेफिनेटली सालों तक याद रखोगे। ऐसा कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ सकता है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए 3rd हाउस में सारा का सारा जमावड़ा अगेन 3rd हाउस और भाग्य स्थान में है। तो मकर और कर्क ये दोनों का ऑलमोस्ट 80% सेम है, पर मकर वालों के लिए यहाँ पे साहस, पराक्रम और एक्शन बोलते हैं जिसको बोलते हैं कर्म करने की इच्छा, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा ये 2 से 3 महीने। तो ये बदलाव आने वाले हैं। और तुला राशि वालों के लिए 6वें घर में होगा, 6th हाउस में। 6वां घर होता है रोग, शत्रु, ऋण।
तो अगर तुला राशि वालों ने कोई ना कोई ऋण लेके रखा है, कोई लोन लेके रखी है, कुछ पैसे उसको उधार ऑलरेडी लिए हुए हैं, उसको कोई बड़ा डिसीज है, रोग है, कोई बड़ा शत्रु है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये हो सकता है कि ये 2 महीने के अंदर वो सॉर्ट आउट हो सकता है और उसका फ़ायदा उसको लंबे समय काल के लिए हो सकता है। तो ये मेन राशि है वृषभ, मिथुन, कर्क, मकर, तुला। उसको मेरे हिसाब से 70-80% ये 2-3 महीने में फ़ायदा होने वाला है, ये पक्का है। अब आप सोचेंगे कि सर आप बात कर रहे हो कि इतना कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो नुकसान किसको होगा, क्या संभावना है? वैसे मैं इसकी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये पहले वीडियो में बता दिया था कि नुकसान कम ही होगा, 20% नुकसान होगा, 80% फ़ायदा होने वाला है। भले ही सारे लोग ये बता रहे हो कि ये बहुत ही बुरा है, बुरा है, बुरा है, पर मैं कह रहा हूँ ये 80% फ़ायदा ही देगा। तो भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी राशियों को नुकसान हो सकता है। तो ये जो भी ये 6 ग्रह है और 7वां ये केतु ग्रह है, वो अगर जो भी जातक है, जो भी पर्सन है, उसके 8वें घर में, 12वें घर में और 6th हाउस में, यहाँ पे जब भी ये सारे के सारे ग्रह बैठेंगे तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी हो कि 20-30% उसको नुकसान हो। तो सबसे घातक क्या है? तो सबसे घातक अगर ये जिसकी जन्म कुंडली में मीन राशि 8वें घर में हो, क्योंकि 8वां घर होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई ना कोई दुख होता है, आदि होती है, व्याधि, उपाधि, संकट जिसको बोलते हैं ना, बहुत बड़ा संकट, मृत्यु तुल्य संकट, तो ये दिखा सकता है। यहाँ पे अगर मीन राशि है किसी की 8 हाउस में, तो ये संभावनाएं बढ़ेगी। तो आप सोचेंगे कि भाई कौन सी राशि आएगी, तो फिर ऐसे ही, तो ये सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए ये 8 हाउस में आएगा, तो ये 8 हाउस में आ रहा है, तो उसको संभावना हो सकती है 20-30% कि उनको थोड़ा संभलना पड़ेगा ये 2-2.5 महीने। और अगर उसके 8 हाउस उसका जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही पावरफुल बन रहा है और वहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हो जाए, पर उसकी संभावना कम रहती है। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में जब बहुत सारे ग्रह 8 हाउस में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होने की संभावना होती है। पर मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी कालखंड हो जिसमें बुरा से बुरा प्रभाव सब लोग बता रहे हो, तो एक ही चीज़ निश्चिंत है, जप, किसी भी चीज़ का जप किया जाए। और जप ऑलवेज, जो जिसकी श्रद्धा होती है जिस भगवान में भी, वो उसका जप कर सकते हैं, तो उससे कोई भी समस्या आसानी से हल हो सकती है। तो यही एक उसका उपाय है, यही उसकी एक चाबी है जिससे आप उससे ताला खोल के बाहर निकल सकते हो। पर यहाँ पे जितने भी ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और अप्रैल में, मई के बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ज़्यादातर मोटे तौर पे मैंने सब कुछ बता दिया है। डिटेल अगर हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली अगर ये ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है तो क्या एग्जैक्टली डिटेल होगा, तो वो डिटेल के बारे में मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और हम डेफिनेटली मिलेंगे यही चीज़ के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।